सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं आपके लिए। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये आपका 7th सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है और ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो फर्स्ट वीडियोस में आपने देखा कि स्टेक होल्डर क्या होता है। स्टेक होल्डर और उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पॉइंट होने वाला है ऑनर्स। ऑनर वैसा व्यक्ति जिसके हाथ में कोई भी कंपनी हो या कोई भी प्लॉट हो, है ना। अगर सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे अगर बात किया जाए, मान लो कि ये हमारा फील्ड है। अब इस फील्ड पे हमें जो है घर बनानी है, तो हमें घर बनवानी है तो आई एम ए ऑनर, है ना। मैं क्या हो गया? ऑनर, क्योंकि मैं ही इसका परमिशन दूंगा कि भाई इस पे घर बनाओ, हम इतना पैसा देंगे वगैरह वगैरह। ठीक। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑनर्स आर इंडिविजुअल्स हु होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर, मतलब एक प्रॉपर शेयर रखता है। ऑनर्स ऑफन सब्सटेंशियल डिसीजंस रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर दोनों के बारे में जो प्रॉपर डिसीजंस है वो कौन लेगा? तो ऑब्वियसली ऑनर्स लेगा। क्लाइंट क्लाइंट वो जनरली वो हाई लेवल होता है या हाईएस्ट लेवल होता है और बोथ इन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट, है ना। जो प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखता है या फिर जो सबसे ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस होता है उस प्रोजेक्ट से। जैसे बिल्डिंग बनाना था तो उससे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ वो हमारा कहलाएगा क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर दो तरीके का होता है ना। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे दो तरीके का कॉन्ट्रैक्टर आता है। एक होता है मेन कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, और एक होता है सब कॉन्ट्रैक्टर। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इट्स कंप्लीशन, है ना। कोई भी जॉब अगर मान लो कि बिल्डिंग बनाने के लिए लिया, अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई हम आपका बिल्डिंग जो है 2 साल में, कितना, 2 साल में बनाकर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्टर जो ये लिया। अब जब बिल्डिंग बनाने के लिए आया तो किसी को सैंड चाहिए, है ना। इसके अलावा एग्रीगेट चाहिए, इसके साथ ही साथ सीमेंट भी चाहिए। इसके अलावा हमें पानी मतलब वाटर भी चाहिए। खैर वाटर तो अवेलेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग वगैरह कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए रेनफोर्समेंट, है ना, यानी जिसको स्टील कहते हैं, स्टील वो चाहिए। और भी कई सारी चीजें, छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए। तो मान लो कि सैंड के लिए किसी और को एक जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था ये किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमको इतना सैंड चाहिए, हमको इतना एग्रीगेट चाहिए, हमको इतना रेनफोर्समेंट चाहिए, हमको इतना सीमेंट चाहिए। अलग अलग पर्सन से, ये पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4, है ना। 4 अलग अलग पर्सन से कौन कॉन्ट्रैक्ट किया? मेन कॉन्ट्रैक्टर। जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो 4 अलग अलग पर्सन से मिला और बोला कि भाई हमको ये मटेरियल चाहिए। अब उसके साथ जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो एग्रीमेंट किया। वो क्या किया? एग्रीमेंट किया कि देखो भाई हमको ये चीज चाहिए, बताओ कितना पैसा तुमको चाहिए, हम उतना प्रोवाइड तुमको करेंगे। या जो भी हो उसके बीच में नोक झोंक होगा या अपनी बातों को रखेगा कि नहीं हम इतना पैसा देंगे, इतना में काम करोगे तो बोलो बताओ, ये चीजें। तो 4 लोगों से। तो यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ? जो ये काम करने के लिए बोला कि भाई हम 2 साल में एक पूरा घर आपका बिल्डिंग जो है बनाकर हम प्रोवाइड करा देंगे। और ये 4 जो अलग अलग था ये आपका कहलाया सब कॉन्ट्रैक्टर, जो कि छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्मॉल लेवल पे वो काम करता है।
जैसे वो सैंड बेच रहा है तो खाली सैंड, कोई एग्रीगेट बेच रहा है तो खाली एग्रीगेट बेचेगा, कोई सीमेंट बेच रहा है तो खाली सीमेंट बेचेगा, कोई रेनफोर्समेंट बेच रहा है तो खाली रेनफोर्समेंट। तो उससे जो है ये क्या किया, मेन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, तो वो हो गया हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेल्यूर को। सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वही में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई तुम बालू मेरे यहाँ मत लाओ, तो नहीं लाएगा, मना कर देगा, ठीक है हम नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर बोला और बालू आ गया, फिर भी मेन कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, है कोई इक्विपमेंट आया लेकिन फिर भी मेन कॉन्ट्रैक्टर उसको काम को पूरा नहीं कर पाया, तो उस कंडीशंस में मेन कॉन्ट्रैक्टर यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेल्यूर होने का। स्टैंडर्ड बॉडी, स्टैंडर्ड बॉडी में सबसे पहला आपका आता है BIS, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। ये एक नेशनल बॉडी है इंडिया का। जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर बाय इंसिडेंटल देयर टू। मतलब कोई भी गुड्स का क्वालिटी कैसा है उसको सर्टिफिकेशंस देने के लिए, और यानी उसको बताने के लिए कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही है, यूजेबल है, कौन सा पर्सन यूज कर सकता है, ये सारे सर्टिफिकेशंस कोई भी गुड्स के लिए कोई मैटर के लिए कौन प्रोवाइड करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। रिसेंट ईयर जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हैज वर्कड towards significantly addressing various national priorities and other government initiatives like Swachh Bharat Abhiyan, Digital India, Make in India, Ease of Doing Business through its activities of standardizations and certifications. दूसरा स्टैंडर्ड बॉडी आपका आता है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। इसका फॉर्मेशन जो है 1927 में किया गया था, लेकिन एक प्रीमियर टेक्निकल बॉडी हाईवे इंजीनियर के तौर, है ना, मतलब ये बना कब, 1934 में। फॉर्मेशन हुआ 1927 में, लेकिन फॉर्म्ड हुआ एज ए प्रीमियर टेक्निकल बॉडी फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शंस को लेकर, तो वो 1934 में, जो कि एक नेशनल बॉडीज होता है जो क्या करता है, लेइंग डाउन एंड डिजाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शंस, और वो एक स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि जो भी एक्सपर्टीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और अलग अलग रिसर्चेज वगैरह किया जा सके। रोल के बारे में अगर बात किया जाए IRC का, तो सबसे पहला रोल है नॉलेज शेयरिंग। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं रोड पे, जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, उसका बेटर नॉलेज शेयर करते हैं। इसके अलावा पॉलिसीज एडवोकेसी, कौन कौन से पॉलिसीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है ताकि रोड का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है रोड का, उसको प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, रोड पे कौन सी गाड़ियां चलानी है, क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए कंस्ट्रक्शंस का, मेंटेनेंस का, इवन कार का, है ना। मान लो कि कोई ब्रिज बनाया, है ना, अब ब्रिज है रोड, है ना, मैंने ब्रिज बनाया और उस पे रेलगाड़ी नहीं है, रोड बना रहा है ना, रोड बन रहा है। तो यहाँ पे भाई 4 व्हीलर तक गाड़ी जाएगा या फिर 8 व्हील तक जाएगा, या जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं वो भी जा सकता है। ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जो गाइडलाइंस है और जो स्पेसिफिकेशंस है उसके ऊपर ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्किंग, प्रॉपर नेटवर्किंग प्रोवाइड करना और कोलैबोरेशन देना। कोलैबोरेशन इन द मीन्स कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है ना, तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें साथ में मिलकर तो काम करना पड़ेगा ना। मान लो जैसे आप देखते होंगे कि कई सारे सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, न्यूज में आप कई बार सुनते होंगे,
है ना, न्यूज में आप कई बार सुनते होंगे कि सैन्य अभ्यास किया गया, यानी क्या किया गया, कोलैबोरेशन किया गया। क्यों? मान लो कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो, और जापान के पास कोई और अलग मिसाइल है, दोनों मिलकर साथ में भाई काम किया कि देखो भाई, तुमको भी इस चीज की जरूरत है, अगर तुम पे हमला करेगा तो तुमको भी बचना है, हमको भी बचना है, तुम अपना टेक्नोलॉजी हमें बताओ, हम तुम अपना टेक्नोलॉजी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तो आपस में मिलकर काम किया जाता है। तो इसी तरीके से जब आईआरसी होता है तो वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करता है, कोलैबोरेशन करता है, काम करता है, और अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो काम करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि ये पीपीपी मॉडल पे भी वर्क करता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल्स होते हैं एक तरीके का, ताकि ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट हमारा जो है हो सके किसी भी काम को करने के लिए, वो हमें यहाँ से मिलता है। ओके, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा से होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अलग अलग लोगों को, अगर आपके पास नॉलेज आ गया है, स्किल्स हैं, तो प्रोफेशनल क्या करते हैं, और भी लोगों को ट्रेन करते हैं, ताकि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो और बेहतर इन फ्यूचर किया जा सके। इसके अलावा सेफ्टी इनिशिएटिव्स, है ना, सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम, बेटर डिजाइन और सिग्नेज वगैरह किया जाता है, ताकि सेफ्टी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके। कुछ प्रोफेशनल बॉडीज भी आपके गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंजीनियर्स, आईईआई, जो कि लार्जेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल बॉडीज है इंजीनियर्स का, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1920 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रॉयल चार्टर, जो कि 9 सितंबर 1935 में बाय देन हिज मेजेस्टी ऑफ किंग जॉर्ज 5 के अंतर्गत। इसके अलावा प्लानिंग अथॉरिटीज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इंटाइटी दैट कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ट्रांसमिशन फैसिलिटीज और सर्विसेज प्लान्स, रिसोर्स प्लान्स और प्रोटेक्शन सिस्टम। जो लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज होता है गवर्नमेंट बॉडीज का, वो होता है लॉ एक्सरसाइज अर्बन प्लानिंग फंक्शंस, जो कि पार्टिकुलर एरिया पे आपका होता है। इसके अलावा आपका है आईआईए, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, ये एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिसर्च लीडर्स और एजुकेशन का प्रोफेशनल्स को प्रॉपर करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट और कंट्रोल किया जा सके। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1941 में किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के तौर पे, और ये अवार्ड किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है इंटरनल ऑडिटर यानी सीआईए, जो कि डिजाइनेशंस है, जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है इसके सर्टिफिकेशंस को फॉर इंटरनल ऑडिटर्स के लिए। इसके अलावा है आपका सीएओ, सीओए, है ना, सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स है, ये कंस्टिट्यूट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत, जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया था। ये आपका फोर्सफुली लागू किया गया 1 सितंबर 1972 में। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, रिकॉग्नाइजेशन क्वालिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि कंप्लाइड किया जाता है विद द प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। इसके अलावा है ईसीआई, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ताकि प्रॉपर इलेक्शंस को रेगुलेट और कंडक्ट किया जा सके कंट्री के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोफेशनल बॉडीज हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ये आपको सिखाता है, आपको बताता है कि आपको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उस चीज को ये आपका बताता है। डेवलपर,
डेवलपर या तो एक इंडिविजुअल्स हो सकता है या कोई कंपनी हो सकता है जो कि किसी भी चीज को डेवलप करेगा, है ना, जो किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए स्वीकार करता है कि हाँ हम इस चीज को डेवलप करेंगे, है ना। ये रियल एस्टेट का डेवलपिंग भी हो सकता है बिजनेस में, या कोई और अनदर चीज का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन कोई अगर डेवलप करने के लिए इच्छुक है और वो एग्रीमेंट साइन करता है कि हाँ हम आपकी चीजों को डेवलप करेंगे, तो वो हमारा डेवलपर कहलाता है। ठीक है। अ डेवलपर कैन ऑल्सो बी जस्ट अ प्रोजेक्ट ऑनर और ऑनर्स और कॉन्ट्रैक्टर ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है। रेरा, रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में कैसे काम किया जाए, है ना, उसको ये बताता है। ये एक एक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो भी डिस्क्रिपेंसीज है या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रियल एस्टेट्स में, है ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए जो है रेरा आपका काम करता है। ये एक तरीके का एक्ट है, रेरा एक्ट, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, बताए गए हैं कि कौन सी चीजें कब लागू किया जाएगा। कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट जो है एक प्रोफेशनल्स हो सकते हैं जो कि या तो एक्सपर्ट होगा या फिर स्पेशलिस्ट होगा जो कि एडवाइस देगा, या फिर जिस पर्पस के लिए आप उससे बात करने के लिए गए हैं, है ना, या वो जिस पर्पस के लिए आपके एरिया में आया है उससे रिलेटेड उसका एक स्पेशलाइजेशन होगा। मान लो कि हमें जो है ये यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे थे और यहाँ पे एक कॉलम बनाना है ना, कॉलम पे ही बिल्डिंग को खड़ा करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे कॉलम को बना दिए, अब आप बना तो दिए लेकिन कॉलम नीचे से जा रहा था सीधा, है ना, सीधा जा रहा था, लेकिन ये फिर टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पे जो इंजीनियर्स यहाँ पे है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है कि इसको भाई सीधा अब कैसे किया जाए। तो जो स्पेशलिस्ट होगा, जो जो एक्सपर्ट होगा, उसको बुलाया जाएगा कि भाई देखिए हमारा जो कॉलम बन रहा था फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक तो सही गया, लेकिन जैसे ही थर्ड फ्लोर पे हम अपना कॉलम को बनाना स्टार्ट किए हमारा भाई टेढ़ा हो गया। तो अब बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, या फिर इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारा बिल्डिंग भूकंप वगैरह आए या आंधी वगैरह आए तो गिरे ना, है ना। तो वो वहां पे क्या किया जाता है, उनसे सजेशन लिया जाता है। तो वो या तो एक्सपर्ट होगा या फिर कॉलम से रिलेटेड अगर कोई डिजाइन में वो स्पेशलिस्ट है तो ही वो अपना जवाब देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। कंसल्टेंट, कंसल्टिंग एजेंसीज या सर्विसेज फॉल अंडर डोमेन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एज कंटीजेंट वर्क, है ना, ये एक कंटीजेंट वर्क के अंतर्गत ये आपका आता है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर आपका एक पर्सन हो सकता है और कंपनी हो सकता है जो किसी भी चीज को बनाता हो। मैन्युफैक्चरिंग इज द मेकिंग ऑफ गुड्स बाय हैंड और मशीन दैट आर इंटेंडेड टू sold to customers upon completions. आइटम यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग उसको रॉ मटेरियल्स कहते हैं या कंपोनेंट पार्ट कहते हैं ऑफ लार्ज प्रोडक्ट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली हैपेंस और अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइन विद मशीनरी एंड अ स्किल्ड लेबर। वेंडर, वेंडर जो है एक जनरल टर्म होता है आपका फॉर एनीवन हु बाइज और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो वेंडर्स होते हैं वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को और फिर उसको सेल करते हैं दूसरे अनदर कंपनीज और इंडिविजुअल के साथ। लार्ज रिटेलर्स लाइक टारगेट, रेली और many different vendors to supply products which buy and wholesale price and sell at high retail price, है ना। जो वेंडर्स होता है अलग अलग वेंडर्स क्या करते हैं, होलसेल में किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, गुड्स को खरीद लेते हैं, और जो रिटेल मतलब जो कंपनीज होता है जिसको छोटा छोटा पार्ट में चाहिए, है ना, एक एक दो दो चार चार पांच पांच चाहिए, उसको जो है बेचता है, मतलब रिटेल प्राइस में उसको बेचता है जो कि हाई प्राइस आपका होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर आप थोक में खरीदते हैं तो वो ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू कि आप एक दो प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो।
जैसे मान लो कि मेरे पास ये फोन है। अब ये फोन है हमारा पोको का ये जो फोन है, मान लो कि एक फोन अब मैं अगर परचेज किया, तो अगर ये एक फोन मैं अगर परचेज कर रहा हूं तो मुझे पड़ रहा है 7,000 का, ठीक है। बट अगर मैं एक बार में पूरा 100 फोन खरीदूं, अगर 100 फोन मैं खरीदूं, है ना, कोई भी कंपनी में जाकर या किसी होलसेल शॉप से, तो वो मुझे एक का मुझे लगभग 5,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो वो चीजें आपका होता है। तो वही चीज यहाँ पे ये जो वेंडर्स लोग होते हैं वे लोग काम करते हैं। सर्विस एजेंसीज क्या होता है? ये किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है ना। ये आपका हो सकता है सर्विस एजेंसीज आपको ड्राइंग बना कर दे, है ना, ड्राइंग बना कर दे, आपको गाइडेंस दे, है ना, गाइडेंस हो सकता है। इसके अलावा आपका और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। तो वो आपको प्रोवाइड करता है। हो सकता है अगर कई सारे एजेंसीज, सर्विस एजेंसीज वैसे होते हैं, अगर आप मान लो कि अभी आप बीटेक करके फाइनली निकल जाओगे, है ना, बीटेक करके आप फाइनली निकल जाओगे, तो आप अपने करियर में कुछ बनना चाहोगे, तो उससे रिलेटेड भी आपको सजेशन देगा, तो वो सारी सर्विस एजेंसीज होती हैं। इसके अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज दे रहा है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी सर्विसेज आपका हो गया, है ना। मान लो कि आपको सैंड लाना है, अब सैंड लाने के लिए आप माथा पर तो नहीं ढोओगे 1 बोरा 2 बोरा, है ना। आपको किसी ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, है ना, यानी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगा। तो जो ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगा, आपको मान लो कि 10 ट्रॉली की जरूरत पड़ रहा है ना, यानी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रहा है। तो आप कोई कम किसी मालिक के पास जाओगे, तो एक तरीके का एजेंसीज होगा जो आपको प्रोवाइड करेगा कि भाई हम 10 ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इतना रुपया हम आपको लेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ एजेंसीज अगर बात किया जाए तो कई सारे एजेंसीज आपके होते हैं, जिसमें ब्रांडिंग एजेंसीज होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया होता है, इसके अलावा सुपर मीडिया होता है, पब्लिक रिलेशंस होते हैं, है ना। इसके अलावा आपके और भी कई सारे होते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एजेंसीज हो गया, है ना। आपका ड्राइंग एजेंसीज हो गया, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है ना, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग आपको अगर बनाना है और आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है कि कैसा घर बनवाएं, तो उसके लिए आप एक मान लो कि 50 फुट, है ना, 50 फुट गुने 100 फुट का आपके पास क्या है, लैंड है ना, लैंड है। तो अब आपको इस पे घर बनाना है, तो अब जो डिजाइनर है, जो डिजाइनर है ना, उसी के पास जाओगे, तो जो डिजाइनर है वो एक डिजाइन बना के दे देगा, और देखिए आपको दिखाएगा कि देखिए सर हमारे साथ आपके लिए आपने जो प्लॉट का साइज बताया उसके अनुसार ये डिजाइन है। अब वो डिजाइन अगर आपको समझ में आएगा तो आप उसको लोगे। तो ये डिजाइनर क्या कर रहा है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो डिजाइनर है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब कोई मान लो कि जो ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड किया या ट्रक प्रोवाइड किया, तो ये क्या किया, ये भी आपको एक तरीके का सर्विस ही दिया, क्योंकि ये आपको हमेशा के लिए तो नहीं ना दिया, आपको कुछ घंटा के लिए आपको दिया, है ना। तो ये सारी सर्विसेज आपकी यहाँ पे आ जाती है। और भी कई सारे, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, वो भी आपको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं एज ए टीचर, मैं एज ए टीचर आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपको समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताएं, है ना, क्योंकि चैट बॉक्स आपके लिए ही है। चैट बॉक्स में आप बताइए, और अगर आप
हमारे इस ऐप पे ज्वाइन किए हैं, आप इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चैनल के बारे में जानते हैं, हमारे स्टडी के बारे में, तो यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी कई सारे अपडेट्स होते हैं, छोटे-छोटे अपडेट्स होते हैं, जॉब से रिलेटेड या फिर आपका पढ़ाई से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको और फोकस करना चाहिए लास्ट टाइम में, वगैरह छोटे-छोटे गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, एडवाइसेस दिए जाती हैं, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर नहीं भी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपके कोर्सेज में, ताकि आप अपना बेहतर कर सकें। साथ ही आपको लेक्चर के साथ आपको नोट्स भी दिया जाता है, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। और ये जो नोट्स है, ये कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप इस नोट्स से अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हो, आपका 70 में से आपका 60 टू 65 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई कोई नहीं रोक सकता है, आराम से आप इतना ला सकते हो, है ना? बिना कोई हेजिटेशंस के। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप लिखोगे, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशंस करोगे, जो मैंने समझाया वो सारी चीज़ें अगर वहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके?